सभी बच्चों का 12th क्लास फिजिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर, जिनमें से हमने गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग पर हमने चर्चा कर चुके थे। पहला अनुप्रयोग तो था एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और जब हम एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वह आपको मिलती है E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, E समानुपाती 1/R स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा था गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग। उसके बाद हमने गाउस के नियम पर द्वितीय अनुप्रयोग पर चर्चा की थी, और वह था समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जब हम किसी समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण एक आवेशित गोलीय कोश जिसका केंद्र है वो त्रिज्या है कैपिटल आर, तो आपको मैंने बताया है गोलीय कोश का मतलब हो जाता है एक खोखला गोला। तो जब हम किसी गोलीय कोश को एक समान रूप से आवेशित करते हैं, यानी कि इस गोलीय कोश पर आवेश फैलाते हैं, तो दिया गया आवेश इस गोलीय कोश की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यही बताया था मैंने आपको। अब हम क्या करते हैं, इस गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। हम तीन बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु गोलीय कोश की सतह के बाहर। तो जब कोई बिंदु गोलीय कोश की सतह के बाहर हो तो उसकी पहचान होती है केंद्र से दूरी स्मॉल r त्रिज्या कैपिटल R से अधिक होती है, और ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये था। फिर हम निकालते हैं इस समरूप आवेशित गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि बिंदु P इस आवेशित गोलीय कोश की सतह पर हो तो इस बिंदु P की गोलीय कोश के केंद्र से दूरी किसके बराबर होगी? त्रिज्या कैपिटल R के बराबर होगी। तो हमें गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है E बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यही मिलती है। और तीसरी कंडीशन हम लेते हैं कि यदि बिंदु P इस गोलीय कोश की सतह के अंदर हो, तो यदि कोई बिंदु आवेशित गोलीय कोश की सतह के अंदर होगा तो सतह के अंदर होने की पहचान क्या होगी? उस बिंदु की गोलीय कोश के केंद्र से दूरी स्मॉल r त्रिज्या कैपिटल R की तुलना में कम होगी। ये पहचान होती है जब कोई बिंदु गोलीय कोश की सतह के अंदर हो, और ऐसे बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। और शून्य क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि मैंने कारण भी आपको बताया था, गाउस के नियम की सहायता से तो हमने निकाल के देख ही लिया था। कारण भी आपको बताया था कि एक गोलीय कोश को जब हम कोई आवेश दे रहे हैं तो दिया गया समस्त आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। उस गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश ही नहीं होता, और जब गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश ही नहीं होता तो इस कारण से आवेशित गोलीय कोश की सतह के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। तो हमने गाउस के नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग था, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, गोलीय कोश की सतह के बाहर, गोलीय कोश की सतह पर और गोलीय कोश की सतह के अंदर। तो एक आवेशित गोलीय कोश की सतह के बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि जैसे जैसे हम आवेशित गोलीय कोश की सतह के बाहर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। गोलीय कोश की सतह के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है।
तो हमें किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर मिलती है? उस गोलीय कोश की सतह पर। तो ध्यान रखना, एक समरूप आवेशित गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव अधिकतम होगी। न तो सतह के बाहर अधिकतम होगी, न ही सतह के अंदर, वहां तो शून्य होगी। तो सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र गोलीय कोश का होता है उसकी सतह के ऊपर। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है आवेशित गोलीय कोश के कारण। ये पढ़ा था हमने। आज हम गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं और इस तीसरे अनुप्रयोग को मैंने लिखा हुआ है। गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कि एक समान आवेशित क्या दिया हुआ है आपको? एक चालक गोला दिया हुआ है। इस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। देखो बेटा कि ये मान लीजिए एक चालक गोला है जिसका केंद्र है O, त्रिज्या है कैपिटल R। जब हम किसी चालक गोले को आवेश देते हैं अर्थात आवेशित करते हैं, तो किसी भी चालक गोले को दिया गया आवेश सदैव उस गोले के पृष्ठ पर, या ऐसा बोल दें उस चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और चालक गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता, जिसके कारण एक चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। तो आप समझदार हैं, आसानी से आप पहचान सकते हैं। जब हम किसी चालक गोले को कोई आवेश दे रहे हैं तो चालक गोले को दिया गया आवेश उस चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है। चालक गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है, यानी कि चालक गोले, एक आवेशित चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना है? शून्य है। तो जाहिर सी बात है कि एक आवेशित चालक गोला किसकी भांति व्यवहार करता है? एक आवेशित गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें कि जब हम किसी चालक गोले को आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश चालक गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उस चालक गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता, जिसके कारण चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक आवेशित चालक गोला, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। एक आवेशित चालक गोला किसकी भांति व्यवहार करता है? एक आवेशित गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करता है। क्या कहा मैंने आपसे? कि एक आवेशित चालक गोला आवेशित गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करता है, क्योंकि चालक गोले को दिया गया आवेश भी गोलीय कोश के समरूप ही चालक गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि एक आवेशित चालक गोला एक आवेशित गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करता है। तो जब एक आवेशित चालक गोला आवेशित गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करेगा, तो हम एक आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार से हमने किसके कारण निकाली थी? एक आवेशित गोलीय कोश के कारण हमने ज्ञात की थी। तो आपको इस डेरिवेशन को दोबारा रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना बेटा कि यदि एग्जाम में पूछ ले आपसे एक आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए गाउस के नियम की सहायता से, तो आपको वही डेरिवेशन रिपीट करनी है जो आपने किसके लिए पढ़ी है? एक आवेशित गोलीय कोश के लिए आपने पढ़ी है। बस फर्क इतना सा है कि वहां पर आपने जहां जहां पर गोलीय कोश की बात की है, यहां पर आप
गोलीय कोश की जगह क्या लिखेंगे, एक आवेशित चालक गोला यूज करेंगे आप यहां पर। ठीक है ना। तो ध्यान रहे बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे एक चीज को कि यदि एग्जाम में आपसे एक आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे गाउस के नियम की सहायता से, तो आप सेम उसी तरह से ही हल करेंगे जिस प्रकार से आपने एक आवेशित चालक गोले के कारण, एक आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र वाली डेरिवेशन आपने हल की थी। बस वहां पर तो आपने लिया था आवेशित गोलीय कोश, यहां पर आप क्या लिख देंगे, आवेशित चालक गोला। समझ में आ गया ना। तो कंफ्यूज ना हो, मैंने आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक आवेशित चालक गोला किसकी भांति व्यवहार करता है, एक आवेशित गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करता है। तो यदि एग्जाम में आपसे कह दिया जाए गाउस के नियम की सहायता से आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो वही डेरिवेशन को आप रिपीट करेंगे जो डेरिवेशन आपने रिपीट की थी आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। बस इतना सा अंतर आएगा। वहां पर तो आपने कहा था गोलीय कोश, और यहां पर आप डेरिवेशन में गोलीय कोश की जगह क्या लिखेंगे, आवेशित चालक गोला। बाकी पैटर्न सेम होगा, और वह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक आवेशित चालक गोला किसकी भांति व्यवहार करता है, एक आवेशित गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। समझ में आ गई ना मेरी बात। तो ध्यान रहे वही डेरिवेशन, गोलीय कोश वाली डेरिवेशन ही रिपीट हो जाएगी जब आपसे एक आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे। समझ में आ गई मेरी बात। अब हम गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अब इसको तो रिपीट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सेम वही पैटर्न है। अब हम गाउस के नियम का चौथा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चौथा अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। चालक गोले के कारण तो विद्युत क्षेत्र सेम किसकी भांति निकाला जाएगा, गोलीय कोश की भांति आप निकालेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यह डेरिवेशन भी बेटा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दिया हुआ है, एक अचालक गोला दिया गया है। यह मान लीजिए एक अचालक गोला है। इस अचालक गोले का केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कैपिटल R। कितनी दी हुई है आपको, कैपिटल R। हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इस अचालक गोले को आवेशित करना है। तो देखो बेटा, एक चालक गोला और एक अचालक गोला दोनों में क्या अंतर होता है। एक आवेशित चालक गोला तो गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। जब हम चालक गोले को आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश उस चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अचालक गोला क्या होता है, जब हम अचालक गोले को कोई आवेश देते हैं तो अचालक गोले को दिया गया आवेश उस अचालक गोले की सतह पर वितरित नहीं होता, बल्कि उस अचालक गोले के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यही डिफरेंस होता है एक चालक गोले में और एक अचालक गोले में, जब उन्हें आवेश दिया जाए अर्थात आवेशित किया जाए। तो मान लीजिए ये एक अचालक गोला है जिसका केंद्र है O, त्रिज्या है कैपिटल R। जब हम इस अचालक गोले को Q आवेश देते हैं तो मान लीजिए इस अचालक गोले को दिया गया Q आवेश इस अचालक गोले के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है,
और कितना आवेश इस गोले के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो रहा है? मान लीजिए Q आवेश इस अचालक गोले के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो रहा है। तो इस अचालक गोले में आवेश का वितरण कैसा है? आयतन आवेश वितरण कैसा है? आयतन आवेश वितरण। तो यदि आप इस अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व निकालें, आयतन आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं? रो से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है आयतन आवेश घनत्व? आवेश बटा आयतन। आवेश तो है Q और अचालक गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r3। कितना होगा? 4/3 पाई r3। और यदि आप इससे Q का मान निकालना चाहें तो Q किसके बराबर होगा? रो से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई r3 को। एक बार फिर से ध्यान दे बेटा कि एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। जब हम इस अचालक गोले को Q आवेश देते हैं तो मान लीजिए यह आवेश इस अचालक गोले के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? रो बराबर आवेश बटा आयतन, Q बटा में 4/3 पाई r3। यदि आप इससे Q का मान निकालें तो रो से किसको गुणा कर देंगे? 4/3 पाई r3 को। यही करेंगे। अब हमें करना क्या है? इस आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गाउस के नियम की सहायता से। अब आप देखो, इस अचालक गोले के कारण यदि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कितनी स्थितियां हो सकती हैं? वही तरीका है, 3 स्थितियां हो सकती हैं। कहां का? या तो अचालक गोले की सतह के बाहर, या अचालक गोले की सतह पर, अथवा अचालक गोले की सतह के अंदर। 3 स्थितियों पर ही हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर निकालेंगे? अचालक गोले की सतह के बाहर। अचालक गोले की सतह के बाहर। और सतह के बाहर होने की पहचान क्या होती है? मैंने बताई है ना, जब कोई बिंदु गोले की सतह के बाहर हो तो सतह के बाहर होने की पहचान होती है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। यानी कि उस बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी उसकी त्रिज्या से अधिक होगी। यही होगा। तो अब हमें क्या करना है? ये एक बिंदु P है जो यहां पर आपको दे रखा है गोले के केंद्र से r दूरी पर। कहां पर ये बिंदु P? इस अचालक गोले की सतह के बाहर है। कैसे पहचाना आपने सतह के बाहर है? क्योंकि जब सतह के बाहर होगा तो केंद्र से दूरी स्मॉल r, त्रिज्या कैपिटल R से अधिक होगी। वही हमने लिखा है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अब हमें क्या करना है? इस आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके नियम की सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। तो सबसे पहली स्टेप, गाउस का नियम हमें लागू करना है। तो इस अचालक गोले के चारों ओर कैसा पृष्ठ बनाना होगा? बंद पृष्ठ बनाना होगा। इस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ। और इसकी आकृति जो है वो किस पर निर्भर करेगी? आवेश की ज्यामिति पर। अब यहां पर देखें, ये जो आवेश है इस गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित है। तो यदि हम इस आवेश के चारों ओर बंद पृष्ठ बनाएं तो एक गोले के चारों ओर का जो बंद पृष्ठ होता है वो कैसा बनता है बेटा? गोलाकार ही बनता है। तो हम क्या करते हैं? यहां पर गाउस का नियम लागू करने के लिए बिंदु O को केंद्र मानकर इसके चारों ओर बिंदु P तक कितनी त्रिज्या के? स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार
गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। या ऐसे बोल दो, बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। यही होगा। तो यदि हम इस गाउसियन पृष्ठ के किसी अल्पांश की बात करें जो कहां पर है, बिंदु P पर है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? अल्पांश के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर वेक्टर dA। यही होगा। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस गोले को हमने धनावेश दिया है, तो ये जो धनावेश है, धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी। वेक्टर E और वेक्टर dA एक ही दिशा में आ रहे हैं, थीटा बराबर कितना होगा? 0 होगा। यही होगा। तो हम लागू करें कि यदि इस बंद गाउसियन पृष्ठ के किसी अल्पांश का क्षेत्रफल बिंदु P पर कितना है? वेक्टर dA, तो बिंदु P पर स्थित इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो हमने बिंदु P पर माना है, क्या होगा? d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, या आप इसे लिख सकते हैं E dA, क्योंकि डॉट गुणनफल को हल करोगे तो क्या लगाओगे? cos थीटा, और थीटा 0 तो cos थीटा का मान कितना होगा? 1। तो ये तो आ जाएगा इस गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो हमने बिंदु P पर माना है, तो आ जाएगा। इसलिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से, जो आपने इस अचालक गोले के चारों ओर बनाया है, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, या ऐसे लिख दे चाहे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर, क्या कर देंगे? डी फाई का समाकलन कर देंगे, तो आ जाएगा समाकलन, बंद पृष्ठ का चिन्ह बना देंगे, आगे आ जाएगा ई डी ए। क्लियर? अब आप गाउस के नियम का उपयोग कर दें। गाउस के नियम से क्या करता है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश आ रहा है? Q आवेश। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर दिया ना हमने गाउस के नियम का अनुप्रयोग, यानी कि गाउस के नियम को हमने काम में ले लिया। बराबर E को बाहर निकालें, समाकलन dA, यही होगा। तो आ जाएगा इससे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E, समाकलन dA क्या है? इस बंद गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल जो हमने बिंदु P पर माना है। तो समाकलन dA का मतलब क्या हुआ? इस बंद गाउसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। इस बंद गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या आपने कितनी मानी हुई है? स्मॉल r। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो आपको तो किसका मान निकालना है? E का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? Q बटा एप्सिलॉन नॉट, इसमें किससे गुणा कर देंगे? नीचे 4 पाई r स्क्वायर से, यही गुणा करेंगे तो आ जाएगा इससे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया, हमने एक साथ लिख दिया। क्या बचा? Q बटा r स्क्वायर, और ये किसका मान बन गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान आपके पास मिल गया, यह जाएगा KQ बटा r स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं E समानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर। क्या मिला आपको? E समानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर। तो मिल गया रिजल्ट आपको कि एक समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E समानुपाती 1 अपॉन
आर स्क्वायर। बेटा आपको एक आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलती है? E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। जो कि आपको पता है, एक आवेशित अचालक गोले को दिया गया आवेश उसके आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो रहा है, और हमें उस अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व भी दिया हुआ है। तो यदि हम इस फॉर्मूले को एक नए रूप में प्रदर्शित करना चाहें, फॉर्मूला तो वही है, एक आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। तो यदि हम इस फॉर्मूले को एक नए रूप में प्रदर्शित करना चाहें, अर्थात रो के रूप में दर्शाना चाहें, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या E बराबर क्या लिखा हुआ है? के। क्या होता है के का मान? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? क्यू। क्यू का मान है हमारे पास, क्या है क्यू का मान? रो गुणा में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, यही है क्यू का मान। और नीचे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला देखो, मैं आपसे फ्री कह रहा हूं। एक समरूप आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूले को एक नए रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, रो के रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व भी निकाला है। तो आपने के का मान रख दिया, क्यू का मान रख दिया, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर आई। तो जब आप इसे और आगे हल करते हैं तो क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा रो कैपिटल आर क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपने जो एक आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक नए रूप में प्रदर्शित कर दिया। और किस रूप में प्रदर्शित करा है? E बराबर रो कैपिटल आर क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहां रो क्या है? अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व। कैपिटल आर क्या है? अचालक गोले की त्रिज्या। और स्मॉल आर क्या है? अचालक गोले की सतह के बाहर कहां से दूरी? केंद्र से दूरी। तो ये आपको पहला केस मिला, अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। ठीक है। अब हम सेकंड केस की बात करें। हम यदि कह दें अचालक गोले की सतह पर, कि यदि आपसे कह दें कि बिंदु P अचालक गोले की सतह के बाहर ना हो, बल्कि कहां पर हो? अचालक गोले की सतह पर हो। तो जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर होगा तो केंद्र से दूरी स्मॉल आर किसके बराबर होगी? कैपिटल आर के बराबर होगी। तो अचालक गोले की सतह पर, तो सतह पर दूरी स्मॉल आर किसके बराबर होगी? कैपिटल आर के बराबर होगी। तो आ जाएगा, इसलिए E बराबर, इसी फॉर्मूले को पकड़ने, रो कैपिटल आर क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। सतह पर स्मॉल आर किसके बराबर होता है? कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखें तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर। तो ऊपर आर की घात 3 है, नीचे 2 है, तो कट जाएंगी, एक घात रह जाएगी ऊपर। तो क्या मिल जाएगा? E बराबर रो कैपिटल आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या मिल गया आपको? एक आवेशित अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती। सतह के बाहर तो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगी,
परंतु आवेशित अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह यानी कि सतह के प्रत्येक बिंदु पर परिमाण में कैसी होगी, समान होगी। और वह कितनी होगी, रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। यह जाता है अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गए 2 केस। अब हम तीसरे केस की बात करें, आवेशित अचालक गोले की सतह के अंदर। तीसरा केस हम पढ़ेंगे यहां पर। इस प्रकार से आवेशित अचालक गोले की सतह के अंदर कि आपसे कह दिया जाए कि बिंदु P इस आवेशित अचालक गोले की सतह के भीतर है, यहां पर, जिसकी केंद्र से दूरी है स्मॉल r। यही है। अब आप बताइए, जब बिंदु P इस अचालक गोले की सतह के अंदर होगा तो ये जो दूरी है स्मॉल r वो कैपिटल R से ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। तो सतह के अंदर होने की पहचान होगी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब एक चालक गोला या एक आवेशित गोलीय कोश, उसको दिया गया आवेश तो उसकी सतह पर ही होता है, भीतर कोई आवेश नहीं होता, तो सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना मिलता है, 0। क्या अचालक गोले की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अचालक गोले को दिया गया आवेश इसके आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो रहा है। तो अब हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस का नियम लागू करने के लिए आप क्या करेंगे, वही तरीका है, बिंदु O को केंद्र मानकर इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बंद गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गाउस के नियम से जब हम स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार पृष्ठ की रचना करेंगे इस अचालक गोले के भीतर, तो इस बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश आएगा वह Q होगा या Q से कम होगा। भाई Q आवेश तो इस गोले के अंदर है, आपने जो ये बंद पृष्ठ बनाया है कितनी त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का जो बंद गोलाकार पृष्ठ बनाया है, मान लीजिए इस पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश Q की जगह कितना है, Q डैश है। कितना है Q की जगह, Q डैश। तो पहले हमें किसका मान निकालना है, Q डैश का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, तो आ जाएगा स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार पृष्ठ जो आपने गाउसियन पृष्ठ बनाया है, स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश क्या होगा, Q डैश बराबर, पढ़ा है ना आपने, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा आयतन। तो आवेश किसके बराबर होगा, रो गुणा आयतन के। भाई रो बराबर आवेश बटा आयतन, तो आवेश किसके बराबर होगा, रो गुणा आयतन के। तो आ जाएगा Q डैश बराबर, अब हम बात करें रो की, रो का मान तो आप निकाल चुके, कितना है इस गोले का आयतन आवेश घनत्व, Q बटा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब हम बात करें आयतन की, कि आपने इस अचालक गोले के भीतर स्मॉल r त्रिज्या का जो बंद गाउसियन पृष्ठ बनाया है, इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब।
तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू डैश किसके बराबर होगा? क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। मिल गया ना आपको कि यदि बिंदु P इस आवेशित अचालक गोले के भीतर हो तो गाउस का नियम लागू करने के लिए जब हम इस अचालक गोले के भीतर बिंदु P तक स्मॉल आर त्रिज्या का बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे तो इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर जो परिबद्ध आवेश होगा वह क्यू थोड़ी ना होगा, बल्कि क्यू से कम होगा। कितना होगा? क्यू डैश होगा। और क्यू डैश कितना होगा? क्यू स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। मिल गया इस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश। अब आप लगा दो, इसलिए गाउस प्रमेय से तो गाउस प्रमेय से जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई वह किसके बराबर होगा? क्यू की जगह कितना आएगा? क्यू डैश। भाई इस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश तो क्यू थोड़ी ना है, क्यू से कम है, क्यू डैश है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट। यही होगा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? विद्युत फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है? समाकलन ई डीए के। किसके बराबर होगा? समाकलन ई डीए के। यदि एक अल्पांश का क्षेत्रफल डीए है तो विद्युत फ्लक्स होगा ई डीए, कोस थीटा तो एक ही हो जाएगा। तो पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर समाकलन ई डीए। वही पैटर्न जो आपने पढ़ चुका पहले। आगे आ जाएगा क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आगे आ जाएगा इससे ई का तो बाहर निकाल दो, समाकलन डीए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आ जाएगा इससे जब आप ई को रखेंगे बाहर, समाकलन डीए का मतलब क्या है? संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपने गोले के भीतर जो ये बंद पृष्ठ बनाया है बिंदु P तक, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश कितना है? क्यू डैश ही है ना बिंदु P तक। तो आ जाएगा आपने 1 एप्सिलॉन नॉट तो लिख दिया। अब क्या लिखा है आगे? क्यू डैश। क्यू डैश का मान रख दो। क्या है क्यू डैश का मान? क्यू स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। यही है। तो आपको तो किसका मान निकालना है? इससे ई का मान निकालना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर का यहां पर भाग लगा दे तो आ जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। ये तो लिख दिया आपने। इसमें किसका भाग लगा दो? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर का। तो इससे क्या जाएगा? ई बराबर, देखो ऊपर आर की घात 3 है, नीचे 2 है, तो आर की घात ऊपर रह जाएगी 1। तो क्या बन जाएगा? क्यू आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे क्या आ जाएगा? कैपिटल आर क्यू। मिल गया आपको? या और भी आगे हल करना चाहे तो बेटा बिल्कुल आसान है। ई बराबर, तो देखो आप ऊपर लिखा है स्मॉल आर, नीचे क्या लिखा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। अब गुणा क्या बना? आगे ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्यू। क्यू का मान रख दो। क्या है? कुल आवेश क्यू बराबर रो गुणा में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। रख दिया ना आपने आवेश क्यू का मान आयतन आवेश घनत्व के सूत्र से। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कट जाएगा। तो आ जाएगा ई बराबर क्या बना यहां पर? रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मिल गया फॉर्मूला एक आवेशित अचालक गोले की सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी स्मॉल r के कैसी होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। तो ये तीनों केस हमने निकाले। एक आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर, सतह पर तथा सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर आ जाता है रो कैपिटल R क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। यही आती है एक आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा, आवेशित अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं, स्मॉल r को बराबर करते हैं कैपिटल R के, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र आता है रो r बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती। और जब हम एक आवेशित अचालक गोले की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र आपको मिलता है E बराबर रो स्मॉल r बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी स्मॉल r के कैसी होगी? समानुपाती होगी। मिल गया आपको। और यदि आप कह दें अचालक गोले के केंद्र पर, तो ध्यान देना बेटा, एक आवेशित अचालक गोले के केंद्र की हम बात करें तो केंद्र पर दूरी स्मॉल r कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब केंद्र पर दूरी स्मॉल r 0 होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये तीन केस थे। एक आवेशित अचालक गोले की सतह के बाहर, सतह पर तथा सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यदि हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ बनाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R के मध्य, किसके लिए? आवेशित अचालक गोले के लिए। तो देखो बेटा, केंद्र पर दूरी कितनी होती है? 0। सतह पर दूरी कितनी होती है? कैपिटल R। और सतह के बाहर दूरी कैपिटल R से लेकर अनंत तक कितनी हो सकती है? तो देखो बेटा, यहां पर आप सबसे पहले हम बात करें आवेशित अचालक गोले की सतह के अंदर, अर्थात 0 से कैपिटल R तक। तो सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी की कैसी है? समानुपाती है। तो ये ग्राफ आपको इस प्रकार से मिलेगा, E समानुपाती R। कहां पर ये ग्राफ? सतह के अंदर। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। और कैपिटल R के आगे, अर्थात सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के कैसी होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। E समानुपाती 1/r स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये था एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, सतह के बाहर, सतह पर और सतह के अंदर, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन का आरेख। क्लियर? तो एक बार इसको रिवाइज आप जरूर करें।